गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम देखेंगे सेकेंड ईयर बीकॉम सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर कंपनी लॉ एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का 4th चैप्टर प्राइवेट कंपनी या निजी कंपनी या आलोक कंपनी भी कहा जाता है इसको। जब भी हम निजी कंपनी की बात करते हैं तो इसमें इनके प्रारूप का एक विशेष स्थान माना जाता है। अनेक विशेषताएं इसे सार्वजनिक कंपनियों की तुलना में कुछ विशेषाधिकार और छूट प्राप्त होती हैं और इन्हीं के कारण जो है वह निजी कंपनियां मानी जाती हैं। निजी कंपनियों की परिभाषा अगर हम देखते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं किसी प्रदत्त पूंजी निजी कंपनी अधिनियम के अनुसार निजी कंपनी तात्पर्य ऐसी कंपनी से जिसकी प्रदत्त पूंजी निर्धारित की गई राशि की है जो उसके अंतर नियमों द्वारा दी जाती है। अपने अंशों यदि हों तो अंश हस्तांतरण के अधिकार का प्रतिबंध लगाती है। अपने सदस्यों की संख्या एक व्यक्ति वाली कंपनी को छोड़कर 200 तक सीमित रखती है। इन सदस्यों को ये अपनी प्रतिभूतियों का क्रय जनता के निमंत्रण देने पर निषेध लगाती है। उल्लेखनीय है कि निजी कंपनी के सदस्य अधिकों की अधिकतम गणना जो है करते समय हम कुछ सदस्यों को सम्मिलित नहीं करते हैं। जैसे ऐसे व्यक्ति जो कंपनी के कर्मचारी हों या कंपनी के सदस्य या अंशधारी हैं। ऐसे व्यक्ति जो अपनी पहले कंपनी के कर्मचारी होते हुए भी कंपनी के सदस्य थे और अब ना तो कर्मचारी हैं ना कंपनी के सदस्य हैं। इसके अतिरिक्त यदि 2 या अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप से कंपनी के अंशधारी हैं तो वो भी इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में जो अंतर है, डिस्टिंक्शन बिटवीन जो हम मानते हैं पब्लिक और प्राइवेट कंपनी में, ये विभिन्न आधारों पर किया जाता है। तो जैसे कि हम ये देख रहे हैं, अंतर का पहला आधार है न्यूनतम सदस्यों या अभिदाताओं की संख्या। तो निजी कंपनी में एक एकल कंपनी के अतिरिक्त जो प्रत्येक निजी कंपनी में कम से कम 2 अभिदाता होने आवश्यक है और एक व्यक्ति कंपनी की दशा में सदस्य होना आवश्यक है। जो कंपनी या यही व्यक्ति कंपनी के सीमा नियम का अभिदाता के रूप में होता है। जबकि सार्वजनिक कंपनी के अंदर कम से कम 7 सदस्य अभिदाताओं की आवश्यकता होती है और ये अभिदाता ही कंपनी के प्रथम सदस्य माने जाते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो कम से कम 7 सदस्यों की आवश्यकता होती है। अधिकतम सदस्यों में निजी कंपनी में अधिकतम सदस्य 200 सदस्य हो सकते हैं, मिनिमम एक व्यक्ति, और मैक्सिमम 200 सदस्य। सार्वजनिक कंपनी में जो है सदस्यों की कोई सीमा नहीं होती है, यानी अधिकतम सदस्य जो है वह कितने भी हो सकते हैं, क्योंकि ये अंशों के आधार पर बनी हुई कंपनी होती है तो इसमें अंशधारी कितने भी हो सकते हैं। अंतर नियमों की बात करते हैं हम। एक और अंतर का आधार है तो प्रत्येक निजी कंपनी को अपने अंतर नियम बनाने पड़ते हैं, क्योंकि निजी कंपनी के लिए पृथक से मॉडल अंतर नियम अधिनियम के साथ संलग्न नहीं होते हैं। जबकि सार्वजनिक कंपनियों के लिए अंतर नियम बनाना ऐच्छिक है। जो सार्वजनिक कंपनियां अपने अंतर नियम नहीं बनाती हैं वे अधिनियम में दिए गए मॉडल अंतर नियमों के अनुसार कार्य करती हैं। फिर आता है अंतर नियमों में परिवर्तन के लिए कठोर नियम। निजी कंपनी के अंतर नियमों में परिवर्तन करने के लिए प्रावधानों को कठोर बनाया गया है, क्योंकि प्रत्येक निजी कंपनी को अपने अंतर नियम बनाने पड़ते हैं और उसके संशोधन में भी उसे कंपनी के सभी सदस्यों की सहमति की आवश्यकता होती है। जबकि सार्वजनिक कंपनी में अंतर नियमों के परिवर्तन के लिए प्रावधानों को कठोर बनाने हेतु अंतर नियमों में संशोधन करने का विकल्प मौजूद है। फिर आता है पूंजी की प्राप्ति। पूंजी करते हैं तो पूंजी की प्राप्ति में निजी कंपनी जो है अपने माध्यम से भी पूंजी प्राप्त कर सकती है और प्रविवरण में निर्गमित करके वह जनता से भी पैसा अंशों में को भी प्रतिभूतियों के जरिए भी बांट सकती है। लेकिन प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी जो है वह प्रस्ताव के आधार पर प्रविवरण के माध्यम से पूंजी प्राप्त कर सकती है। दूसरे शब्दों में हम बात कहें तो प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी निजी आधार पर सार्वजनिक रूप से जनता को प्रतिभूतियों का प्रस्ताव कर सकती है।
न्यूनतम अभिदान, निजी कंपनी पर अंशों के आवंटन से पूर्व न्यूनतम अभिदान का प्रावधान लागू नहीं होता है, जबकि सार्वजनिक कंपनी में जनता से प्रतिभूतियों के आवंटन में से पूर्व न्यूनतम अभिदान की प्राप्त करना आवश्यक होता है। कोई भी सार्वजनिक कंपनी न्यूनतम अभिदान प्राप्त किए बिना जनता को प्रतिभूतियों का आवंटन नहीं कर सकती है। अंशों का अंतरण की बात होती है। निजी कंपनी के सदस्य कंपनी के अंतर नियमों में दिए गए प्रतिबंधों के अधीन अंशों का आंतरिकरण करते हैं, जबकि सार्वजनिक कंपनी के सदस्य अपने अंशों का स्वतंत्रतापूर्वक अंतरण कर सकते हैं। जनता के धन निवेश की बात होती है, तो जनता जो है, कोई भी निजी कंपनी जनता के निवेश को, निक्षेप को आमंत्रित एवं स्वीकार नहीं कर सकती है, जबकि सार्वजनिक कंपनी ऐसा कर सकती है। संचालकों की संख्या जो है, उसके अंतर्गत निजी कंपनी में एक व्यक्ति के परिस्थिति, एक का व्यक्ति कंपनी में की परिस्थिति को छोड़कर कम से कम 2 संचालकों का होना आवश्यक माना जाता है, जबकि सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 3 संचालकों का होना आवश्यक माना जाता है। लघु अंशधारियों का संचालन, किसी भी निजी कंपनी के लिए लघु अंशधारियों में से नियुक्त जो है करना आवश्यक नहीं होता है, संचालक नियुक्त करना आवश्यक नहीं होता है, जबकि प्रत्येक सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी में अंशधारियों में से एक संचालक नियुक्त करना आवश्यक होता है यदि कम से कम 1000 लघु अंशधारी हैं, अथवा कुल लघु अंशधारियों में से कम 10% अंशधारी संचालक बन सकते हैं। स्वतंत्र संचालन के बारे में बात करें तो निजी कंपनी में के संचालक मंडल में स्वतंत्र संचालक होने अनिवार्य नहीं है, लेकिन प्रत्येक सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी के अंदर संचालकों का कुल संचालकों में कम 1/3 संचालक स्वतंत्र संचालक होने आवश्यक है। फिर अगर हम बात करते हैं इसकी कि कौन से जो है संचालकों की बारी से कि निवृत्त संचालकों की बारी से कौन हो सकते हैं। संचालकों की बारी से निवृत्त से निजी कंपनी में संचालकों की बारी रिटायर बाय रोटेशन होना अनिवार्य नहीं है, जबकि सार्वजनिक कंपनी में 1/3 संचालक बारी से निवृत्त होते जाते हैं और प्रतिवर्ष 1/3 संचालक बारी बारी से वार्षिक साधारण सभा पर निवृत्त होने आवश्यक होते हैं। आकस्मिक रूप से रिक्त संचालक पद पर नियुक्ति की बात करते हैं अगर हम, तो यहाँ पर हम ये कहते हैं कि किसी भी निजी कंपनी का संचालक मंडल अपनी कंपनी में आकस्मिक रूप से रिक्त संचालक पद को भरने होती किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्ति नहीं कर सकता है, लेकिन सार्वजनिक कंपनी में ऐसा किया जा सकता है। रिक्त पद को भरने के लिए जो है आकस्मिक रूप से रिक्त पद को भरने के लिए उसके स्थान पर नए व्यक्ति को लगाया जाता है। प्रमुख प्रबंधकीय पदाधिकारी की बात करें तो किसी भी निजी कंपनी में प्रमुख पदाधिकारी की नियुक्ति करना अनिवार्य नहीं होता है और केवल कंपनी सचिव की नियुक्ति करना अनिवार्य होता है यदि कंपनी की प्रदत्त पूंजी यानी ऑथराइज कैपिटल पूंजी 5 करोड़ रुपए या उससे अधिक है, जबकि प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी में सार्वजनिक कंपनी में प्रदत्त अंश पूंजी 10 करोड़ या उससे अधिक हो तो प्रमुख प्रबंधकीय पदाधिकारी को लगाना अनिवार्य होता है। प्रबंधकीय पारिश्रमिक की जहाँ तक बात करें तो ये कहा जाता है प्रबंधकीय पारिश्रमिक जो है वो शुद्ध लाभ के 11% से अधिक राशि दे सकती है। सार्वजनिक कंपनी में पारिश्रमिक के रूप में शुद्ध लाभों के 11% तक की सीमा के भीतर ही रहती है। संख्या या गणपूर्ति, निजी कंपनी की सभा में कार्यवाहक संख्या पूर्ति कम से कम 2 सदस्यों से होनी आवश्यक है। व्यक्तिगत रूप से उसके गण पूर्ति के लिए कम से कम 2 सदस्यों का व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना अनिवार्य नहीं है। सार्वजनिक कंपनी की सभा में गण पूर्ति के लिए सदस्यों की संख्या का निर्धारण कंपनी के कुल संख्या के आधार पर किया जाता है। 1000 से कम सदस्य वाली कंपनी में कम से कम 5 सदस्य और 1000 से 5000 तक की संख्या में कम से कम 15 सदस्य जो हैं और 5000 से ऊपर 30 सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने
अनिवार्य होते हैं। वार्षिक साधारण सभा की बात करें तो निजी कंपनी को अपनी वार्षिक साधारण सभा का प्रतिवेदन तैयार कर रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत नहीं करना पड़ता है, लेकिन प्रत्येक पब्लिक कंपनी, सूचीबद्ध कंपनी को अपनी वार्षिक साधारण सभा में के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करना पड़ता है। फिर हम बात करते हैं अंतर का एक और आधार, सचिवीय अंकेक्षण प्रतिवेदन। किसी भी निजी कंपनी को अपना सचिवीय अंकेक्षण प्रतिवेदन संचालकों के प्रतिवेदन के साथ संलग्न नहीं करना पड़ता है, लेकिन प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी में ऐसा करना अनिवार्य होता है। अपने ही अंशों के क्रय के लिए वित्तीय सहायता। कोई भी निजी कंपनी अपने ही अंशों के क्रय के लिए कर्मचारियों एवं सदस्यों को कितनी ही राशि वित्तीय सहायता के रूप में दे सकती है, लेकिन सार्वजनिक कंपनी ऐसा नहीं कर सकती है। तो हमने देखा कि एक निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी के अंदर क्या अंतर है। अब हम देखेंगे कि क्यों सार्वजनिक कंपनियां निजी कंपनी से अलग हैं। तो विशेषाधिकार और छूट प्राप्त हैं कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कि वो सार्वजनिक कंपनियों से भिन्न मानी जाती हैं। इसमें आता है सबसे पहले न्यूनतम सदस्य संख्या। किसी निजी कंपनी के निर्माण के समय कम से कम 2 सदस्यों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन सार्वजनिक कंपनी को कम से कम 7 सदस्यों की आवश्यकता पड़ती है। प्रविवरण की बात करें, एक निजी कंपनी प्रविवरण जारी नहीं कर सकती है, उसके लिए आवश्यक नहीं पड़ती, जबकि सार्वजनिक कंपनी को यदि प्रतिभूतियों के क्रय के लिए जनता को आमंत्रित करना है तो प्रविवरण का निर्गमन अनिवार्य होता है। न्यूनतम अभिदान। एक निजी कंपनी न्यूनतम अभिदान प्राप्त किए बिना भी प्रतिभूतियों का आवंटन कर सकती है, लेकिन सार्वजनिक कंपनी न्यूनतम अभिदान प्राप्त किए बिना आवंटन नहीं कर सकती है। संचालकों की न्यूनतम संख्या। प्रत्येक निजी कंपनी में कम से कम 2 संचालक होने आवश्यक हैं, जबकि सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 3 संचालकों का होना आवश्यक होता है। स्वतंत्र संचालक की बात करें तो प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी तथा सरकार द्वारा निर्धारित वर्ग या वर्गों की सार्वजनिक कंपनी के संचालक मंडल में कम से कम 1/3 संचालक स्वतंत्र संचालक होने चाहिए, लेकिन निजी कंपनी में ये अनिवार्य नहीं है। बारी से निवृत्त होने वाले संचालक। निजी कंपनी में बारी से निवृत्त होने वाले यानी रोटेशन से निवृत्त होने वाले संचालकों की नियुक्ति करना अनिवार्य नहीं होता है, लेकिन सार्वजनिक कंपनी के अंदर कुल संचालकों में से कम 2/3 संचालक जो है बारी से निवृत्त अवश्य होते हैं। संचालकों की अयोग्यता। कोई भी निजी कंपनी अपने अंतर नियमों में संचालकों के लिए कोई अतिरिक्त अयोग्यता भी जोड़ सकती है, जब कोई सार्वजनिक कंपनी ऐसा नहीं कर सकती। सार्वजनिक कंपनी केवल उन्हीं अयोग्यताओं के आधार पर संचालकों को हटा सकती है जो कंपनी के अधिनियम में दर्शाए गए हैं। लघु अंशधारियों के संचालन की बात। किसी भी निजी कंपनी में लघु अंशधारियों में से कोई संचालक नियुक्त नहीं किया जाता है, लेकिन सूचीबद्ध कंपनियों में जो है लघु अंशधारियों में से जो है कम से कम अगर 1000 लघु अंशधारी हैं अथवा कुल लघु अंशधारियों में से कम 10% अंशधारी संचालक नियुक्त किए जाने अनिवार्य है। संचालक पदों की संख्या की बात करें तो निजी कंपनी में किसी भी ऐसे व्यक्ति को संचालक नियुक्त किया कर सकती है जो अधिकतम 20 कंपनियों में संचालक पद धारित करने का इरादा रखता है, जबकि सार्वजनिक कंपनी में केवल उन्हीं व्यक्तियों को संचालक पद नियुक्त किया जाता है जो अधिकतम 10 सार्वजनिक कंपनियां या सहायक कंपनियों में संचालक पद धारित करने का इरादा रखते हैं। फिर आता है मुख्य प्रबंधकीय पदाधिकारी। तो मुख्य पदाधिकारियों के अंतर वर्तमान नियमों के अनुसार निजी कंपनी जो है प्रबंधकीय पदाधिकारी नियुक्त करना उसके लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन 5 करोड़ रुपए से अधिक प्रदत्त पूंजी वाली निजी कंपनी को ये नियुक्ति करना आवश्यक होता है, जबकि सार्वजनिक कंपनी में ये आवश्यक होता है। प्रबंधकीय पारिश्रमिक। निजी कंपनी या उसकी सहायक निजी कंपनी के शुद्ध लाभों के 11% से अधिक राशि
का भी प्रबंधकीय पारिश्रमिक देश का भुगतान कर सकती है, लेकिन सार्वजनिक कंपनी में पारिश्रमिक का भुगतान 11% से कम के 11% तक की सीमा के अंदर होना ज़रूरी है। इसीलिए अपने ही अंशों को क्रय करने के लिए वित्तीय सहायता जो है कोई भी निजी कंपनी अपने कर्मचारियों को उनको दे सकती है, लेकिन कोई भी सार्वजनिक कंपनी ऐसा नहीं कर सकती है। कार्यवाहक संस्था किसी भी निजी कंपनी के अंतर नियमों में कोई अन्यथा प्रावधान नहीं है तो कंपनी की सभा में यदि कंपनी के 2 सदस्य व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हैं तो उस सभा का कोरम पूरा माना जाता है। किंतु सार्वजनिक कंपनी के अंदर जो है कोरम पूरा किया जाने के लिए कार्यवाहक संख्या की पूर्ति के हेतु जो है अगर 1000 सदस्य तक की है तो कम से कम 5, 1000 से 5000 सदस्य होते हैं तो कम से कम 15 सदस्य, और 5 से अधिक हैं तो कम से कम 30 सदस्यों का व्यक्तिगत रूप से होना अनिवार्य होता है। वार्षिक साधारण सभा का प्रतिवेदन। निजी कंपनियों को वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अनिवार्यता नहीं है, लेकिन सार्वजनिक कंपनी को साधारण सभा के अंदर वार्षिक प्रतिवेदन को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। सचिवीय अंकेक्षण प्रतिवेदन। प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी तथा प्रत्येक ऐसी सार्वजनिक कंपनी जिसको 50 करोड़ या इससे अधिक की प्रदत्त पूंजी है तो उसको संचालक अंकेक्षण प्रतिवेदन कराना अनिवार्य होता है, जो कि निजी कंपनियों में नहीं होता है। तो ये हमने देखा कि निजी कंपनियों को क्या विशेषाधिकार प्राप्त हैं जो कि सार्वजनिक कंपनियों को नहीं प्राप्त हैं, और उनके अनुसार ही जो है हम निजी कंपनी को सार्वजनिक कंपनी से भिन्न मानते हैं। तो निजी कंपनी के चैप्टर के अंदर हमने देखा कि निजी कंपनी क्या है, निजी कंपनी के और पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बीच में क्या अंतर है, और ऐसे कौन से विशेषाधिकार निजी कंपनी को प्राप्त हैं जो उसे सार्वजनिक कंपनी से भिन्न कर दे। थैंक यू।